2065 की बात है। एक साइंटिस्ट सामने अपने स्क्रीन पर किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से बात कर रहा है। वो कहता है कि सर मुझे परमिशन दीजिए कि मैं अपने टाइम मशीन को 2015 में भेजकर और इसे कुछ सेकंड्स में वापस ले आऊं। स्क्रीन पर जो उसका बॉस होता है उसे वार्न कर रहा होता है, देखो ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में आगे जाने को कहा था, लेकिन अगर तुम किसी भी तरह से हमको डिसअपॉइंट करोगे तो आई विल नॉट हेल्प यू इन फ्यूचर। तो कहता है नहीं सर, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। फिर वो अपने मशीन में अपने पालतू कुत्ते को बिठाता है, एक डेट उसमें इंटर करता है 2015 का, और फिर वो काउंटडाउन करता है। मशीन अचानक वहां से जब गायब हो जाती है उसके बाद, लेकिन मशीन वापस नहीं आती है। स्क्रीन पे जो उसका बॉस है वो गुस्साता है और एक फ्राउन के साथ वो स्क्रीन से डिसअपियर हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक तमिल फिल्म इंद्रू नेत्रु नलाई, यानी आज, बीता हुआ कल और आने वाला कल, इस टाइटल से बनी एक तमिल फिल्म की, जिस फिल्म की शुरुआत में ये दृश्य आता है और फिल्म की कहानी फिर आगे जाती है। चलिए, मैं इस फिल्म के डिस्कशन के लिए यहां पर नहीं हूं। हम आज डिस्कस करेंगे द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। लेकिन मैंने इस फिल्म की कहानी के साथ द थर्ड लेवल की बात क्यों शुरू की, इस पे आना होगा। मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं। यू आर वेलकम टू दिस सेशन ऑफ डिस्कशन ऑन द थर्ड लेवल। लेकिन आज हम थर्ड लेवल पे सीधे टेक्स्ट में नहीं जाएंगे, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जाएंगे। यानी इस टेक्स्ट को लिखने वाले जैक फिनी ने इसे किस जॉनर में लिखा था, उस पे जाएंगे। ये जॉनर है टाइम ट्रेवल का। एक बहुत ही सहज सा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपके सामने जिस फिल्म की चर्चा की, इंद्रू नेत्रु नालाई, जिसमें कि 2065 में एक साइंटिस्ट है, वो अपने टाइम मशीन को भेज रहा है वापस 2015 में, और फिर कहानी अनफोल्ड करती है अलग अलग तरीके से। तो पहला क्वेश्चन तो है, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू ट्रेवल बैक इन टाइम, go in that time zone, be part of that time zone, either as an observer or as a participant? Can we do some course correction in the past? Is it also possible to visit time in future? Move forward in time, do some kind of observation, experience that time and understand the consequences of the actions and the deeds which we are doing now? क्या हम उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं? ये सारे प्रश्न हमारे सामने वाजिब है, लेकिन सबसे पहले तो ये प्रश्न है कि क्या टाइम ट्रेवल नाम का कोई कॉन्सेप्ट रियलिटी में होता है? सवाल ये है कि साइंस जिस भाषा को समझता है वो हम कहते हैं मटेरियल लैंग्वेज, यानी उसे मटेरियल एविडेंस चाहिए, कॉन्क्रीट, जो आंखों के सामने दिखाई दे, या फिर अगर कॉन्क्रीट नहीं भी हो तो उसको प्रूव किया जा सके, रिपीट किया जा सके। लेकिन इस बारे में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ अपने थ्योरी को देते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से टाइम जर्नी या टाइम ट्रेवल के को हिंट किया, लेकिन उसके पहले न्यूटन ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा या हिंट नहीं किया। सवाल है कि अभी हम साइंटिफिक जर्नी पे नहीं जा रहे हैं, हम इस लिटरेचर, पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस सेशन में हम इसके बैकग्राउंड को जानेंगे। अभी मैं जिस मूवी की बात कर रहा था वो, अच्छा, मूवी की बात के पहले आप ये समझ लीजिए कि हम जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, हम किस लिए पढ़ते हैं? दो पर्पस होता है। लिटरेचर में जो मैसेज है उसको हम डिकोड करते हैं। डिकोड कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द क्राफ्ट ऑफ द स्टोरी। क्राफ्ट का मतलब लैंग्वेज और मैसेज का मतलब लिटरेचर। लिटरेचर बेसिकली मैसेज है, लेकिन विदाउट क्राफ्ट तो हम मैसेज को, और क्राफ्ट जितना अच्छा होता है मैसेज उतने ही अच्छे ढंग से डिलीवर होता है। हम जब अपना किसी तरह का मैसेज कहीं भेजते हैं तो हम, आज तो ज़माना तो आ गया मोबाइल का, अब तो लेटर, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स, ये सारी चीज़ें तो एक तरह से पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो चुकी हैं। तो जो हमारा फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और द मोस्ट इम्प्रेसिव, फास्टेस्ट का मतलब इम्प्रेसिव। तो लैंग्वेज
यानी क्राफ्ट जो है वो कब हमको इम्प्रेस करता है, कब हमको इम्पैक्ट डालता है, जब वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाए। अगर हमारे सामने एक ऑप्शन हो कि हमें ये बताना हो कि इतिहास में बहुत सारे हेरोइक इंसिडेंट और डीड्स की चीज़ें हैं, तो हम अंग्रेजी में अगर उसको एक क्राफ्ट के रूप में लैंग्वेज देंगे तो कौन सा देंगे? हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ हेरोइक डीड्स इन ग्लोरियस चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री। एक बहुत सिंपल तरह का स्टेटमेंट हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे बढ़िया क्राफ्ट में देंगे तो ये इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन ले और फास्ट कम्युनिकेट करता है। इम्पैक्ट जब देगा तो फास्ट कम्युनिकेट करेगा। आइए इसी सेंटेंस को हम अलग ढंग से फ्रेम करते हैं। हिस्ट्री इज रिप्लिप्ड विथ एग्जाम्पल ऑफ हेरोइक डीड्स इनकैप्सुलेटेड इन द ग्लोरियस चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए वही बात है, कहने का तरीका बदल जाता है। तो हम क्राफ्ट और लिटरेचर पे हम बाद में आएंगे। अभी के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है इसे कैसे लोगों ने एक्सप्लोर किया, विशेष करके फिल्मों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द और मैं आपको एक कपल ऑफ सेंटेंसेस के माध्यम से समझाऊंगा कि हम जब कोई चीज सीखते हैं तो हमारा एफर्ट कैसा होता है? हमारा कोई एफर्ट नहीं होता है। जब हम एफर्टलेस वे में सीखते हैं तो उसको हम रिटेन कर लेते हैं। जैसे कहानी हम सुनते हैं तो हम कहानी सुनने में एफर्ट नहीं लगाते हैं, बस हम इंटरेस्ट लगाते हैं। कहने का मतलब सीखना सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इंटरेस्ट का। जितना हम इंटरेस्ट लगाएंगे उतना ही हमारे लिए वो रिटेंशन का कारण बनेगा। यानी हम बहुत अधिक इंटरेस्ट में रहेंगे, किसी चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट शो करेंगे, तो उस चीज़ को हम अपने मेमोरी में, अपने लर्निंग में हम उतना फास्ट उसको रिटेन कर पाएंगे। और अगर इंटरेस्ट हमको नहीं रहेगा तो हम सुनेंगे ही नहीं। हम कानों से शब्द सुनेंगे लेकिन उस चीज़ को हम रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो एफर्टलेस जर्नी, एफर्टलेस लर्निंग जो होता है वो हमारा इंटरेस्ट के साथ होता है। तो लिटरेचर जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कहानी में जैसे इंटरेस्ट आता है तो फिर हम कॉन्शियस होकर नहीं सुनते हैं, बल्कि हम रिलैक्स होके सारे मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। चलो भाई सुनना है, बस इतना ही बात है। तो मैं बात कर रहा था कि द थर्ड लेवल में ऑथर जो बात करने जा रहा है उसके पहले ये जो टाइम ट्रेवल की बात हम करते हैं उसको फिल्मों ने बहुत तरीके से एक्सप्लोर किया है। अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरह से एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन अभी मैं आज कुछ दो तीन फिल्मों के माध्यम से ही, दो तीन फिल्मों की कहानी के माध्यम से, जिसमें एक तो इंद्रू नेत्रु नलाई का मैंने एक भूमिका दिया। उस फिल्म में आगे क्या होता है, जो साइंटिस्ट 2065 में एक टाइम डिवाइस में अपने पेट को बिठा करके धरती पर ही, वो चूंकि धरती पर ही है स्वाभाविक रूप से, लेकिन वो अलग टाइम जोन में है, 2065 में है। यानी आज 2015 से 50 साल आगे है, और आज से लगभग मान के चलिए कि वो 40 साल आगे है। यानी आज से 40 साल बाद धरती पे किस किस तरह के एडवांसमेंट होंगे उसकी कल्पना करता है फिल्म का राइटर। और फिर उस कल्पना में वो एक ऐसे साइंटिस्ट को दिखाता है जिसने टाइम मशीन का इन्वेंशन कर लिया है, और उस इन्वेंशन को वो अपने जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको कन्विंस करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, हेड को, एक तरह से कहने की डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता है। लेकिन जैसे ही उस मशीन को वहाँ से रवाना करता है, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में वो मशीन वापस नहीं आ पाती है, और उसका बॉस जो है नाराज होकर चला जाता है वहाँ से, और एक तरह से वो गलत साबित हो जाता है कि नहीं, उसने झूठ मूठ का उसका टाइम बर्बाद किया। अब आते हैं कि उस फिल्म में आगे होता क्या है। उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसे बढ़ती है कि जैसे ही वो मशीन वापस नहीं आता है वहाँ से, जब उसका साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का हेड चला जाता है, वो आदमी जो साइंटिस्ट है वो निराश हो जाता है, और फिर वो फिल्म का नाम वाम आता है। और जैसे ही फिल्म का वो सारा प्रक्रिया खत्म होता है, ये जो इंट्रो पार्ट है, उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजी की क्लासरूम में कहानी शुरू होती है, जहाँ एक जो वन ऑफ द चीफ कैरेक्टर्स है कहानी का, वो एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट है, और उसे एक टास्क दिया गया है कि तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली या हॉरोस्कोप लिखनी है जिसे तुम जानते हो। तो वो अपने एक दोस्त के हॉरोस्कोप को उसमें डिस्कस कर रहा होता है, और एक एक स्टेप पर जिन जिन बातों की कल्पना कर रहा होता है उसके वो फोरग्राउंड में उसका दोस्त उन एक्शंस को कर रहा होता है।
एक तो हो जाता है एक एस्ट्रोलॉजर का स्टूडेंट, और दूसरा उसका दोस्त जो अपने जीवन में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है लेकिन फेलियर का सामना करना पड़ता है, और परिणाम ये निकलता है कि वो अपने फादर इन लॉ को कन्विंस नहीं कर पाता है कि वो उसकी लड़की के लिए एक सूटेबल बॉय है, और उसको एक तरह से निराशा का शिकार होना पड़ता है। ये कहानी उस लेवल तक जाती है, और एक मोड़ पर आकर के ये दोनों जब अपने निराशा की अवस्था में ऐसी गाड़ी चलाते हुए एक ऐसे व्यक्ति से टकरा जाते हैं, टकराने का मतलब एक सर्कमस्टांसेस में किसी मोटरसाइकिल वाले की गलती से ये अपनी कार में होते हैं, और वो जो एक तीसरा व्यक्ति है जो वास्तव में एक तरह का कह सकते हैं कि है तो उसे मैकेनिक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वो अपने आप को इन्वेंटर कहता है, वो अपने आप को एक साइंटिस्ट मानता है जो मशीनों का मैकेनिक अपने लाइवलीहुड के लिए करता है, लेकिन बाकी सारे काम वो अपने दुकान के पिछवाड़े में जा कर के वो बहुत सारे गैजेट्स रखे होता है, उसके माध्यम से वो एक छोटा सा कार बनाता है जिसे वॉइस कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें अब तो एक रियलिटी के रूप में आ ही गई हैं आज भी। तो उसको ही लेकर के वो सड़क पे निकलता है, और तभी उसके साथ तो कुछ ऐसी हादसा हो जाता है कि तीनों एक जगह एक मैदान में जा करके गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मामूली चोट के बाद ये उठ करके बैठे रहते हैं। तभी इस समय होता है 2015 का, और ठीक उसी समय उसी जगह पर 2065 से एक मशीन आकर के वहाँ रहती है। इन तीनों में से एक की नज़र उस पर जाती है। ये लोग बोलते पता नहीं क्या है, पुलिस की गाड़ी है कि क्या है क्या है, लेकिन जब वो इन्वेंटर उसके पास आता है कहता है ये तो टाइम मशीन है, उसमें बैठ करके कोई टाइम फीड करता है तो मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। और उसके बाद ये दोनों को भी उसमें बिठाता है, फिर इन दोनों को भी समझाता है कि देखो ये टाइम मशीन है, इसकी खासियत है कि इसके मदद से हम किसी भी टाइम जोन में जा करके उस समय में हम एज एन ऑब्जर्वर या फिर एज ए पार्टिसिपेंट हम वहाँ जा सकते हैं। और फिर वो फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे विद द हेल्प ऑफ द मशीन दिस टू कैरेक्टर्स, जो एस्ट्रोलॉजर है जो एंटरप्रेन्योर है, वो इससे बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत तरह का और भी फर्दर करते हैं, लेकिन लाइफ को भी वो पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, आने वाले समय में इनको कोर्स करेक्शन करने के लिए उसी टाइम मशीन के हिसाब से वापस जा करके करना पड़ता है, और फिर जब वो उससे वापस लौटते हैं तब इनका नॉर्मल लाइफ सामने आ जाता है। कहानी और फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बांध के रखती है। तो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट एक क्लियर करना चाहती है इसके माध्यम से। एक और मूवी आई थी साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन मूवी 2016 में, सूर्या ट्रिपल रोल में इसमें है। उस फिल्म का नाम ही है 24। उसमें सूर्या एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की भूमिका में होते हुए एक ऐसी घड़ी का इजाद करता है जो 24 घंटे बैक एंड फोर्थ ले जा सकता है आदमी को, और हिस्ट्री में जा करके वो या फ्यूचर में जा करके वो कोर्स करेक्शन कर सकता है। यानी अगर कुछ गलती हो जाती है तो जा करके उसको ठीक कर सकता है, और अगर कुछ ऐसा वार्निंग देना हो कि आने वाले इतने समय में क्या होने वाला है तो उस वार्निंग को पहले दे करके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ों को तो आप हम जो करते हैं उसको रोक सकते हैं, जो न जैसे बारिश होनी है, हमें पता है कि बारिश होनी है तो हम पहले से चीज़ों को ढंग से कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम बारिश रोक तो नहीं सकते, बारिश तो अपने समय पे होके रहेगी, लेकिन हम उस बारिश में छाता लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये तो हम पे डिपेंड करता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं कोर्स करेक्शन। बारिश को नहीं रोक सकते हैं, किसी और व्यक्ति के बिहेवियर को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम अपने बिहेवियर से उस व्यक्ति के बिहेवियर का इम्पैक्ट हम पे जो आने वाला है उसे हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ऐसे करके 24 है वो आगे बढ़ती है। इसमें जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट है उसका जुड़वा भाई जो है वो एक विलन की भूमिका में है खुद ही। वो उसके इन्वेंशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है और एक्सीडेंट में इन दोनों की हत्या कर देता है, और उसके बाद ये बच्चा किसी तरह से बच करके आगे निकल जाता है। इसे कोई और पालता है, बड़ा करता है, लेकिन वो घड़ी जो बनाया होता है वो घड़ी इसके पास रह जाती है। और फिर इस घड़ी के महत्व को ये जान लेता है तो बहुत कुछ करता है, और बाद में वो जो विलेन है, जो सूर्या खुद ही अपने एक तीसरे रोल में है, वो इसको ट्रैप करके इस घड़ी को फिर से एक ऐसे तरीके से बनाने के लिए प्रेरित करता है, चाहे इन्फ्लुएंस कर देता है कि तुम इसको 24 आवर्स को टाइम जोन को एक्सटेंड कर दो, जो कर भी लेता है। और फिर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ की ओर ले जाने वाली कहानी है। तो हम चूंकि मेरा अभी का पर्पस उस फिल्म की सिर्फ कहानी बताना नहीं है, चाहे वो इंद्रू नेत्रु नलाई हो या फिर 24 हो। एक और फिल्म आई है
पेंडुलम करके, ये मलयालम फिल्म है। इस मलयालम फिल्म का थीम है कि हम ड्रीम माध्यम से जो टाइम ट्रेवल करते हैं, उसमें कोई दो आदमी प्लानिंग के साथ, कॉन्सर्टेड एफर्ट के साथ एक ड्रीम में किसी जगह पे मिलता है, और वहाँ पे फ्यूचर से कोई आदमी आ जाता है। वो क्यों आता है, कैसे आता है, और उसके ड्रीम सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर देता है। तो जो लड़का एक लड़की को, दोनों स्कूल में पढ़ते हैं, कहता है कि हम एक ड्रीम में मिलेंगे, क्योंकि फिजिकली बाहर मिलने में लोग उसे मिलने देना नहीं चाहते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, हम अगर ओपनली मिलेंगे एक दूसरे से तब ना कोई हमें रोक लेगा, लेकिन अगर तुम्हें मैं जिस एक वो तरीका बताता है कि देखो हम कैसे ड्रीम में एक जगह मिल सकते हैं। तो जब एक ड्रीम में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त एक तीसरा आदमी आ जाता है, जो उसके समय का नहीं होता है, वो किसी और समय का होता है। और क्यों आता है, ये बाद में रिवील होता है कि वो लड़की जो है वो पेंटिंग भी करती है, और पता नहीं किस सर्कमस्टांस के तहत उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो फ्यूचर के एक आदमी से रिजेंबल करता था। और यही कारण था कि वो ड्रीम सीक्वेंस में उस लड़की के कारण वो आदमी फ्यूचर से चला आता है, और जो फ्यूचर में आदमी होता है उसका लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि वो किसी किसी कारण से उसके लाइफ में इतने डिस्टर्बेंसेस आ रहे होते हैं कि उसको डिकोड करने के लिए अपना काम, वो डॉक्टर होता है बेसिकली, वो सारा काम धाम छोड़ करके और फिर इसके गहराई में जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे मालूम होता है कि वो एक स्वप्न के माध्यम से, बहुत हाफ रियलिटी हाफ ड्रीम में वो बहुत कुछ ऐसा कर रहा होता है। फिर फाइनली वो ही गेट्स टू द बॉटम ऑफ द, जिसको कहते हैं प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करके वापस चला आता है। तो चाहे वो 24 हो, इंद्रू नेत्रु नलाई हो, या फिर पेंडुलम हो। अब हम, एक अक्षय कुमार की मूवी है एक्शन रिप्ले, इसमें भी एक साइंटिस्ट है जो टाइम मशीन बनाए हुए है, उसके माध्यम से अक्षय कुमार पास्ट में जा करके और वो कोशिश करता है चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने का, और फिर वो एक फिल्म की कहानी बन जाती है जो कॉम्प्लिकेट चीज़ें हो जाती हैं। बार बार देखो एक मूवी आई है, वैसे ही एक मूवी आई थी साउथ की, बिम्बिसार। बिम्बिसार एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, यानी कि एक राजा है, और उसके एरोगेंस को दिखाया गया उसके समय के। और फिर एक मिरर के माध्यम से, मिरर में घुसते ही आप एक अभी के टाइम जोन में चले आते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, और फिर वो पैरेलल दिखाया गया है चीज़ों को। तो एक तरह से कहा जाए कि समय को डिफाइन करने की भी कोशिश की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि समय को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। समय का क्या डेफिनेशन है? हम कहते हैं समय मतलब है क्या है, तो हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आपने एक फिल्म का गाना होगा, वो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो आने वाला जाने वाला है। कहने का मतलब कि अगर हम कहते हैं कि ये वर्तमान है, तो कौन सा है? जैसे ए जो सेकंड है, कौन सा सेकंड? जैसे हम उस सेकंड पे हाथ रखते हैं वो पास्ट में चला जाता है। फिर कोई कहेगा कि अच्छा वो फ्यूचर में जो सेकंड आने वाला है उसका वेट करो, जैसे वेट करते हो तो फिसल जाता है। तो कहने का मतलब है कि एग्जैक्टिट्यूड ऑफ टाइम तो हमारे करके कुछ भी नहीं है। किसे हम पास्ट कहें, किसे हम प्रेजेंट कहें। और अगर हम पास्ट प्रेजेंट के इसको हम एक अलग एक्सपीरियंस से कहें, तो टाइम का मतलब कुछ पास्ट नहीं, कुछ फ्यूचर नहीं, कुछ प्रेजेंट नहीं, ये सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है। जब हम इसको एक्सपीरियंस करने लगते हैं तब हमको लगता है कि हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर जो है उसके लिए एक पास्ट है। क्योंकि शरीर जो है रिलेटिवली ग्रो करता है, तो ग्रो करने के साथ साथ इसमें चेंजेज आते हैं, तो उसको हम एक टाइम फ्रेम में रखते हैं। लेकिन हमारा माइंड, जब हम थॉट में होते हैं, थॉट तो टाइम जोन के अंदर कभी कैद होता नहीं है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग तो वही प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हम कहते ही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रेजेंट ट्रांसेंड्स पास्ट, पास्ट ट्रांसेंड्स फ्यूचर, एंड प्रेजेंट, ये तीनों एक दूसरे को ट्रांसेंड कर देते हैं। हजारों साल पहले की घटी घटना में अगर हमारे सामने उसको एक्शन रिप्ले किया जाए तो हमको लगता है कि तो हमारे सामने की बात है। हम ठीक वैसे ही, तो एक्सपीरियंशियल अगर सीक्वेंस की बात करें
तो टाइम नाम की कोई चीज नहीं है। कहने का मतलब है कि हम प्रेजेंट में रहते हुए हम बचपन के नोस्टाल्जिया में चले जाते हैं तो बहुत सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ के, ये हम आएंगे थर्ड लेवल में, बेसिकली इसी बात को डिस्कस किया गया है कि हम आसपास की परेशानियों से बचने के लिए निकलना चाहते हैं। तो फिर हम किसको सच माने? बचपन में जो हम खेल खेलते थे अपने साथियों के साथ, चाहे वो घरौंदा बनाना हो बालू का किसी समुद्र के किनारे में, या फिर गिल्ली डंडा खेलना हो, या क्रिकेट खेलना हो, या मैदान में और तरह के खेल खेलने हो, या फिल्में देखनी हो, जैसे ही हम उनको याद करते हैं, वो अगर हम जितने इंटेंसिटी के साथ, जितने डेप्थ के साथ उस एक्सपीरियंस में जाते हैं, उस फीलिंग को हम उसी तरह से रिवाइव करते हैं। तो क्या हम ऐसे करके उस टाइम जोन में नहीं चले जाते हैं? तो फिर प्रेजेंट का क्या? और प्रेजेंट में रहते हुए भी हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, तो फिर प्रेजेंट का क्या मतलब है? और प्रेजेंट में रहते हुए कभी आदमी, जैसे अब इसको आसानी से समझने के लिए, अगर किसी आदमी की किसी लड़की से शादी होने वाली है, उससे उसकी मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, तो फिर फ्यूचर में क्या होगा ये छोड़ दीजिए, लेकिन एक मधुर कल्पना, एक प्लेजेंट मेमोरी इमेजिनेशन में चला जाता है कि हम लोग शादी के बाद ऐसे यहाँ जाएंगे, ऐसे घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारी चीज़ों को देखता है, सोचता है, समझता है, तो ये क्या है? यहाँ पर भी फिर प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट तो रह नहीं जाता है। यानी जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टाइम कहते हैं, वो या तो पास्ट टाइम होता है या फिर फ्यूचर टाइम होता है। कहने का मतलब है कि हम प्रेजेंट में रहते कब हैं? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है, तो टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है। और जब सिर्फ प्रेजेंट ही है, तो फिर हमको प्रेजेंट से प्रेजेंट में जाना, फिर एक प्रेजेंट, इस प्रेजेंट से बीते वाले प्रेजेंट में जाना, बीते वाले प्रेजेंट से फिर आने वाले प्रेजेंट में जाना, यानी पास्ट और फ्यूचर एक मिसनोमर हो जाता है। अगर हम कोई फीलिंग नहीं रखें किसी टाइम को लेकर के, तो हमारे लिए फ्यूचर क्या, फिर हमारे लिए पास्ट क्या? फिर तो वर्तमान ही है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन हो सकता है, इसमें मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहूँगा। तो इन फिल्मों के माध्यम से टाइम ट्रेवल को डिफाइन करने की, या इसे इंटरटेनमेंट के मोड के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश वेस्टर्न मूवीज़ ने भी किया और इंडियन मूवीज़ ने किया। इंडियन मूवीज़ में भी मैंने 2-3 फिल्मों का नाम लिया, उसमें एक हिंदी में एक फिल्म आई थी फंटूस करके, बहुत पहले एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में है कि कुछ बदमाश किस्म के लोग, या फिर जो भी लोग हैं, वो किसी कारण से मतलब वो बदमाशों से भागते हुए, या क्या, मैं फिल्म की कहानी में बहुत पूरी तरह से लेकिन मैंने फिल्म को 1-2 बार देखी है। उसमें होता क्या है कि वो अपने कार से भाग रहे होते हैं, बाई एक्सीडेंट वो क्या करते हैं, एक दीवार से टकरा जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि वो तो दीवार से टकराए तो फिर गाड़ी एक्सीडेंट करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उस दीवार को टक्कर मारते हैं तो उस दीवार के भीतर वो गाड़ी जाती है और फिर गाड़ी दूसरे तरफ निकल जाती है। तो वर्तमान से वे लोग चले जाते हैं इतिहास के किसी ऐसे सेंचुरी में, जब वहाँ पर 10वीं 9वीं या फिर 500 एडी में चले जाते हैं। वहाँ एक राजा का शासन है, वहाँ अजीबोगरीब सारी व्यवस्था है, लेकिन जो जो कैरेक्टर्स वो वर्तमान में देख रहे होते हैं वे सारे लोग हैं, लेकिन अलग अलग भूमिका में हैं। जो इस समय पर बदमाश है, उस समय पर वो किसी और रोल में है। जो इस समय, यानी जितने भी लोग वर्तमान में इस फिल्म में कैरेक्टर के रूप में, वे सभी अलग अलग कैरेक्टर्स में वहाँ अलग अलग रोल्स में हैं। और इन दोनों का भी वहाँ पे एक रिप्लेसमेंट है, क्योंकि इन दोनों को देखने के बाद वहाँ की राजकुमारियाँ एक अजीबोगरीब फीलिंग में आ जाती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को जन्म देती है, और फिर एक ऐसा वहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि आप उस सेंचुरी से वर्तमान में भी आ सकते हैं, लेकिन आने जाने का रास्ता जो है वो दीवार है। और वो आने जाने का रास्ता दीवार ही नहीं है, एक स्पेशल टाइम है। यहाँ आकर के हमें टाइम के जोन में बंद जाना पड़ता है। जैसे टाइम का एक जो फिजिकल फॉर्म हमें दिखाई देता है, रात होना, दिन होना, किसी बरसात का मौसम होना, गर्मी का मौसम होना, ठंडे का, तो ये जो समय का जो अलग अलग फॉर्म है, ये हमें इम्पैक्ट करता है। हम समय के इस फॉर्म को डिनाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन टाइम एज ए कॉन्सेप्ट में हम ट्रांसेंड कर जाते हैं। इसको भी हमको समझ लेना पड़ेगा। तो फिर वो एक खास मुहूर्त में ही उससे निकल सकते हैं। वो एक पंचांग के हिसाब से वो मुहूर्त निकालना, और उस मुहूर्त को अगर थोड़ा भी डिले किए तो फिर आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो फंटूस करके वो फिल्म बनाई गई थी, FUN
2 और उसके बाद डबल एस एच करके फिल्म का नाम दिया गया था। ऐसे फिल्मों का फिर एक बिंबिसार फिल्म है जिसमें कि एक राजा है इस नाम का, वो अपने समय में किसी और कैरेक्टर में होता है और ठीक उसी के फॉर्म में वो कोर्स करेक्शन करता है वर्तमान में और फिर पास्ट में जा कर के उस कोर्स करेक्शन को इन्फ्लुएंस कर देता है वहाँ के लोगों के बीच में। ये सारी चीज़ें कल्पना से की जाती जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आधार जो होता है वो होता है एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने का जो वास्तव में एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे हम अपने ड्रीम सीक्वेंस में जिन चीज़ों को देखते हैं, बारंबार देखते हैं, और हम जागृत अवस्था में भी हम जो डेजा वू का अनुभव करते हैं, वो सारी चीज़ें एक रियलिटी होती हैं। अरे ये तो हम पहले भी अनुभव कर चुके हैं और बार बार करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जो फाइन डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन वो मिट जाती है। जैसे हम किसी बाजार में चलते हुए किसी आदमी से अगर हम अचानक इंटरेक्ट करते हैं तो हमको लगता है नहीं 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 नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इस आदमी से मैं पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, मुझे किसी से हमसे टाइम पूछ लिया, हमने किसी से टाइम पूछ लिया या किसी सामान का दाम पूछ लिया और दुकानदार का एक रिएक्शन जो आता है, इस सब चीज़ों को देख करके हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, इट इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट मस्ट हैव हैपेंड सो मेनी टाइम्स अर्लियर ऑल्सो। और यहाँ जाकर के हम एक मेंटल सस्पेंशन के शिकार हो जाते हैं। अगर हम बहुत स्ट्रेस देते हैं तब भी हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हम इस डेजा वू का अनुभव कर रहे हैं। अगर किसी ड्रीम सीक्वेंस में किसी जगह की बात आती है तो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि आखिर हमने क्या उस ड्रीम सीक्वेंस में आखिर क्या देखा, वो क्या था, लेकिन हमें किसी तरह का सेटिस्फैक्ट्री उत्तर नहीं मिल पाता है। और परिणाम क्या निकलता है कि हम सिर्फ एक हाफ बेक्ड एक्सपीरियंस के साथ रहते हैं, क्योंकि बात वही हो जाती है, तब हम उसको इमेजिनेशन का रूप देने लगते हैं। द थर्ड लेवल में टाइम ट्रेवल को एक रियलिटी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उसके कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में आएंगे। उस कॉन्सेप्ट में जो मूल में ऑथर इस्टेब्लिश करना चाहता है कि हम अपने वर्तमान के बेसिकली ये जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार पे सेट किया हुआ कहानी है जैक फिनी का। और जैक फिनी ने सिर्फ एकमात्र कहानी नहीं लिखी है जो 1950s में उसने इसको छापा था, उसने कई कहानियां लिखी है, टाइम जोन पे ही लिखी है, टाइम ट्रेवल पे ही लिखी है। उसमें थर्ड लेवल का जो थीम है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो एक साइकोलॉजिकल टर्मोइल आ गया है लोगों के मन में, उस टर्मोइल को लेकर के जो आसपास तमाम तरह के डिसअपॉइंटमेंट वगैरह हैं, उसको सेंटर में रखते हुए जैक फिनी ने एक कहानी लिखी है कि कैसे उसका जो नैरेटर है वो नैरेटर अपने समय के परेशानियों से भागना चाहता है, और इसको इस्टेब्लिश किया जाता है कैरेक्टर के माध्यम से जिसको नैरेटर अपने मन की बात बताता है। और तो वो कहता है कि नहीं, हम सभी एस्केप करना चाहते हैं अपनी रियलिटी से, विशेष करके तब जब वो रियलिटी बहुत दुखदाई हो, चारों तरफ युद्ध का माहौल हो और लोग उस युद्ध के माहौल से निकलना चाहते हो। ऐसे में हमारे लिए जो एस्केप रूट होता है वो बनता है कहाँ से, वो बनता है हमारे किसी और ऐसे समय में नोस्टाल्जिक वर्ल्ड में चले जाने में जहाँ हमें सुकून मिले। तो आज इस वीडियो में मैं यहीं पे रुकता हूँ। सेकंड पार्ट में हम थर्ड लेवल के समरी और टेक्स्ट के जॉनर और क्राफ्ट की भी चर्चा करेंगे, और फिर हम ऐसे पार्ट्स वाइज इसमें हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे, क्वेश्चन आंसर को भी जानेंगे, ग्रामर और क्राफ्ट को भी देखेंगे। लेकिन अभी मैंने आज सिर्फ और सिर्फ टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश करने वाले कुछ मूवीज़ को आपके सामने रखा, जिनमें से हो सकता है कि आप कुछ मूवीज़ को देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। तब हम थर्ड लेवल का डिस्कशन शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।